हेलो स्टूडेंट, आज फिर मैं अध्याय 3 बंधुत्व जाति वर्ग के भाग 2 के जो कि 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उनके कुछ क्वेश्चनों के सॉल्व लेके आया। पहले प्रश्न की बात करें तो कुल और जाति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये 2 नंबर में है तो इसको शॉर्ट में ही आंसर लिखना था। तो जैसा कि संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए होता है और जाति का संबंध है वो बांधवों के बड़े समूह या जो बंधुवर होते हैं या एक ही जाति समूह के जो लोग होते हैं, एक ही कुल से जब बहुत सारे परिवार बढ़ जाते हैं तो कई सारे कुल मिलकर के एक जाति समूह बनाते हैं। तो जाति का बांधवों के बड़े समूह के लिए प्रयोग होता है और जो कुल है वो एक परिवार तक सीमित रहता है। और जब ये पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप से एक वंश माने जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों के अंतर्गत माताएं किस प्रकार महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। जैसा कि अपन को पता है कि उत्तर भारत में पितृसत्तात्मक व्यवस्थाएं होती थी, मतलब जो घर का जो मुखिया होता था वो हमेशा उस परिवार का जो बुजुर्ग होता था वही उसका परिवार का संचालक माना जाता था, या यूँ कहें कि जो निर्णय लेने की जो क्षमता होती थी या निर्णय का जो अधिकार होते थे वो पुरुष वर्ग के पास होते थे। किंतु जब दक्षिण भारत की ओर जैसे अपन बढ़ते जाएंगे तो ये देखेंगे कि जो पितृसत्तात्मक समाज है वो मातृसत्तात्मक नाम बदलता जाता है। और यही देखा जाता है सातवाहन राजाओं के साथ कि जो मातृ नाम के साथ अपने नाम का उच्चारण करते हैं या माता के जो नाम है उसका पहले नाम रहेगा, इसके बाद राजा का नाम रहेगा। इससे ये प्रतीत होता है कि माताएं बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। सातवाहन काल में मातृ सत्तात्मक शासन व्यवस्था प्रचलन में रही होगी, तो जो माताएं थीं वो निर्णय लेने की क्षमता में ज़्यादा ताकतवर थीं। जैसा कि सातवाहन राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी, मतलब इसमें गौतमी माता का नाम है और उनका पुत्र कौन है, सातकर्णी। इससे पता चलता है कि जिस प्रकार उत्तर भारत में पितृसत्तात्मक शासन व्यवस्था थी वो सारे अधिकार पिता के पास होते थे, पुरुष वर्ग के पास होते थे, ठीक उसी प्रकार दक्षिण भारत में मातृ सत्तात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। इससे स्पष्ट होता है कि माताओं के पास निर्णय लेने की ज़्यादा क्षमताएं थी, ज़्यादा पावर थी उनके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की ब्राह्मणी पद्धति की व्याख्या कीजिए। तो एक ब्राह्मणी पद्धति जो कि आज से 1000 ईसा पूर्व के बाद में प्रचलन में आई, वह लोग खास तौर से ब्राह्मण को गोत्र से वर्गीकृत करने की थी और प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होते थे और उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। ये ब्राह्मणी पद्धति थी। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किस प्रकार तैयार हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान BS सुक्थांकर के नेतृत्व में अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की गई थी और अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया और जिसे पूरा करने में पूरे 47 वर्ष लगे थे, क्योंकि बहुत सारी पांडुलिपियाँ थीं। भारत में भिन्न भिन्न कोनों से महाभारत की पांडुलिपियाँ बुलाई गईं, फिर उन्हीं श्लोकों का संकलन किया गया जो सभी पांडुलिपियों में समानता रखते थे। तो ये बहुत ही कठिन काम था जिसको पूरा करने में लगभग 47 वर्ष लगे। एक क्वेश्चन और है, एकलव्य की कथा पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कीजिए। जैसा कि पता है आपको कि धर्मसूत्र या जो धर्मशास्त्र थी उसमें चारों वर्णों के अपने अलग अलग कर्तव्य बताए गए थे। जैसे ब्राह्मण का अनुष्ठान करना, पूजा करना, यज्ञ कराना, विद्या अध्ययन करना, विद्या देना, ये काम थे। क्षत्रियों का क्या था, युद्ध कौशल सीखना, शस्त्र शिक्षा लेना, दूसरों की सुरक्षा करना, ये क्षत्रियों के काम बताए गए थे।
इसी प्रकार जो वैश्य थे उनका था व्यापार अर्जन करना, व्यापार धन संचय करना, और जो शूद्र थे वो अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना। ऐसा उस धर्म सूत्रों के आधार पर माना जाता था। और ब्राह्मणों को भी एक दायरे में जो शस्त्र विद्या थी या जो शिक्षाएं थी वो सिर्फ क्षत्रिय वर्ग को ही देते थे ब्राह्मण लोग। और जब एकलव्य एक निषाद बहेलिया था जो चाहता था कि मैं भी अर्जुन की तरह धनुर्धारी बनूं, तो वो द्रोण के पास जाता है, गुरु द्रोण के पास। और जब गुरु द्रोण से अनुनय करता है कि भाई मुझे शिक्षा दी जाए, तो वो सरासर मना कर देते हैं कि भाई जो निम्न कुल है उनको क्षत्रिय या शस्त्र शिक्षा की ज़रूरत नहीं होती है। तो एक तरह से उस समय के सामाजिक बंधन को दिखाता है, या सामाजिक असमानता, मतलब एक वर्ग दूसरे वर्ग के जो व्यवसाय उसको नहीं अपना सकता था। और यदि वो अपने दृढ़ संकल्प के साथ यदि एकलव्य ने वो शिक्षा ग्रहण भी कर ली, तो उसके साथ धोखा किया जाता है और गुरु द्रोण जा कर के उसके अंगूठे की मांग कर लेते हैं गुरु दक्षिणा के रूप में। तो इससे ये पता चलता है कि उस समय की सामाजिक असमानता किस प्रकार रही होगी। और यदि कई निम्न वर्ग का व्यक्ति उच्च कौशल प्राप्त कर लेता था तो उसको समाज स्वीकार नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री धन को परिभाषित कीजिए। विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था और इसे स्त्री धन अर्थात स्त्री का धन की संज्ञा दी गई। मनुस्मृति में चांडालों के क्या कर्तव्य बताए गए? तो मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। उन्हें गांव से बाहर रहना पड़ता था, भी फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, मरे हुए लोगों के वस्त्र पहनना, लोहे के आभूषण पहनना, रात्रि में वे गांव या नगरों में नहीं चल फिर सकते थे, संबंधियों से विहीन मृतकों को उन्हें अंत्येष्टि करनी पड़ती थी। इस तरह के जो नीच कर्म थे वो चांडालों को बताए गए थे। यहाँ तक कि बताया जाता है कि चांडालों को निकलने नहीं दिया जाता था, उनको दिन में बंद रहते थे। यदि किसी की दृष्टि पड़ जाए तो बोले वो अपवित्र हो जाता।